आज दिनांक 5 दिसंबर 2020 को ये एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है और इस सत्र के अंतर्गत हमारे अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर संदीप वनसूत्रे सर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट नागार्जुन साइंस कॉलेज रायपुर में सहायक प्राध्यापक हैं। आज आप हमारे विशेष अतिथि वक्ता हैं। सर, आज के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है और बच्चे लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं, बेताब हैं। देखिए, आज का जो सत्र है बहुत ही विशेष सत्र है और एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही रुचिकर शाखा जो हमारे भूविज्ञान की है, वो है खनिज विज्ञान। और उस खनिज विज्ञान में भी और भी रुचिकर जो शाखा है वो है रत्न विज्ञान या जेमोलॉजी। तो आज के इस सत्र में सर हम लोगों को जेम्स और जेमोलॉजी के बारे में कुछ बहुत ही रुचिकर और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। सर, आपका माइक म्यूट है, प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अब ठीक होगा? जी सर, जी। अभी सर बीएससी के और एमएससी के मिला के करीब 54-55 बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। और आशा है कि अभी बहुत जल्दी ही और भी बच्चे जुड़ेंगे। बहुत अच्छी बात। हम सब आपसे जानना सीखना चाहेंगे रत्नों के बारे में, जेम्स के बारे में। तो सबसे पहले सर मुझे एक जिज्ञासा मेरी है कि जेम्स जो हैं बेसिकली ये मिनरल्स हैं जी। और मिनरल्स के बारे में हमारे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी सर इसमें जुड़े हुए हैं। तो मिनरल्स के बारे में जो उनकी जानकारी है कि मिनरल्स की जो डेफिनेशन के बारे में उनको मालूम है कि ये नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड्स हैं, इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस से बने होते हैं, इसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन या रेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन होता है, इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट भी डेफिनेट होता है। इतनी जानकारी सर हम लोगों के पास में है। तो इनमें भी ये जो जेम स्टोन्स हैं या जेम मिनरल्स हैं, ये बाकी मिनरल्स से अलग कैसे हम उनको मानते हैं या उनमें क्या खास बात है कि उनको हम जेम्स के रूप में मानते हैं? तब सब आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने मुझे ये बच्चों के साथ, छात्रों के साथ कन्वर्सेशन का मौका दिया और आपने जो पूछा है मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ कि सभी जियोलॉजी के स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद है वो जानते होंगे कि खनिज क्या होता है। जो अभी अपने जैसे आपने अभी डेफिनेशन बताया कि मिनरल इज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर with or without development of outer crystalline form। ये परिभाषा है खनिज की। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे आप भी जानते हैं और एमएससी के बच्चे पर्टिकुलरली जानते होंगे कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एक एक्सेप्शन उसमें ये है कि केमिकल कंपोजिशन कहीं कहीं रेंज होता है। उसको हम केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं बोलेंगे, लेकिन से फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज एरिया हमने देखा SiO2 होना चाहिए, लेकिन अगर वो एमेथिस्ट है तो उसमें मैंगनीज की इम्प्योरिटी आ गई। अगर वो सिट्रीन है, मतलब पीले कलर का क्वार्ट्ज है, तो उसमें आयरन की इम्प्योरिटी आ गई। तो इसको डेफिनेट तो नहीं बोलेंगे। तो डेफिनेट का मतलब हम हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। वैसे ही हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं डॉक्टर साहब पेट्रोलियम, कोल, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो कोल मिनरल नहीं होगा, इनऑर्गेनिक है ही नहीं, ऑर्गेनिक है। लेकिन क्योंकि उसका आर्थिक महत्व है और उसका भूविज्ञान से उसके जेनेटिक रिलेशन है, इसलिए हम उसको मिनरल के रूप में पढ़ते हैं। तो अब आपने इन खनिजों में जेमस्टोन क्या है, इन खनिजों में, ये आपने मुझे जो क्वेरी रखी है, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 2000 मिनरल किंगडम में मिनरल वेराइटीज आइडेंटिफाई की जा चुकी है लगभग। सॉरी, उन 2000 खनिजों में कुछ खनिज ऐसे हैं जो कुछ विशेष प्रॉपर्टी रखते हैं और उस विशेष प्रॉपर्टी के कारण उनको विशेष दर्जा हासिल है। वो विशेष दर्जा हासिल हमने दिया है, ह्यूमन किंगडम ने दिया है, क्योंकि उनमें वो विशेष प्रॉपर्टी है। वो विशेष प्रॉपर्टी क्या है, हम वो आगे जब अपना लेक्चर होगा तब वो उसमें देखेंगे
लेकिन हमको अभी केवल इतना देखना है कि 2000 मिनरल की वैरायटीज में कुछ खनिज ऐसे हैं जो विशेष प्रॉपर्टीज रखते हैं। वो प्रॉपर्टीज है ड्यूरेबिलिटी, ब्यूटी, विजुअल ब्यूटी। तो ये खनिज स्पेशल खनिज है, स्पेशल प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है। और हम जानते हैं जैसे ज्योतिष में या हमारे पुराने शास्त्रों में नवरत्न कहा गया है, नवरत्न। तो नवरत्न इसलिए कहा गया कि वो 9 ग्रहों के आधार पर नवरत्नों को फिक्स किया गया था। अब वो किस आधार पे फिक्स किया गया था, जैसे पुखराज है वो गुरु के लिए, जुपिटर के लिए किया गया था। तो हो सकता है पुखराज हम जब आकाश में देखते हैं, हो सकता है ये स्टैब्लिश फैक्ट है, कोई इसका कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है कि जुपिटर हमको पीला दिखता है, हल्का सा पीला दिखता है। तो हो सकता है कि उस पीला दिखने के कारण पीला पुखराज पीला होता है, येलो सफायर। और वो सफायर की वेरायटी होती है। सफायर बेसिकली कोरंडम नाम का मिनरल होता है। अब आप देखिए कोरंडम के कितने सगे भाई है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि वो क्रोमियम की इम्प्योरिटी में आ जाएगी, उसमें यदि क्रोमियम की इम्प्योरिटी आ जाएगी तो वो लाल दिखेगा हमको, क्योंकि क्रोमियम जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एनवायरमेंट में जब क्रोमियम आ जाता है तो वो रेड हो जाता है, हम और उसको हम रूबी कहते हैं या मानिक कहते हैं। उसका सगा भाई नीलम, वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो भी कोरंडम है, लेकिन उसमें जब टाइटेनियम की और आयरन की इम्प्योरिटी आ जाएगी, 1% मॉलिक्यूल से कम आयरन की इम्प्योरिटी आ जाएगी, तो वो हमको नीला दिखने लगता है। उसी का एक और सगा भाई है, वो पुखराज है, जिसको हम येलो सफायर कहते हैं, जिसको ज्योतिष में पुखराज के नाम से पहना जाता है। उसमें 1% मॉलिक्यूल से ज्यादा यदि आयरन की इम्प्योरिटी आ जाएगी तो वो पीला हो जाता है। तो ये जो तीनों सगे भाई हैं, ये बेसिकली कोरंडम है, और इनका सरनेम एक है, मान लीजिए इनका सरनेम एक है और इनके नाम अलग अलग है, ये हम कह सकते हैं। बहुत सुंदर है ना सर, अगर आपकी इजाजत हो तो ये जो सगे भाइयों के बारे में आपने बात कही है, वो आपने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन मुझे भेजा है, वो बच्चों को अपन दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें सर कुछ और भी चीज आप ऐड कराना चाहेंगे बताते समय, इनको कुछ और खास बातें, या मैं साथ में प्रेजेंटेशन भी दिखाते जाऊं, उसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? प्रेजेंटेशन आप दिखाते जाएंगे तो हो सकता है कि जो बातें हैं वो ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सर क्योंकि विजुअल एक हर इंसान की एक विजुअल पिक्टोरियल मेमोरी होती है। जी। तो पिक्टोरियल मेमोरी के साथ यदि हम किसी चीज को पढ़े तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक सर, मैं वो शेयर करता हूँ। जी 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 सर स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल, हाँ मुझे तो दिख रहा है। आप छात्रों को भी पूछ लीजिए, उनको दिख रहा है कि नहीं। बेटा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये पहला फोटो जो आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ इस बारे में ये बात शेयर करना चाहता हूँ। आदरणीय वनसूत्र सर मेरे गुरु भाई हैं, और सर ने जो डॉक्टरेट या पीएचडी की है वो भोपालपट्टनम में जो रॉक्स हैं और वहाँ पर जो कोरंडम मिनरलाइजेशन है, रूबी वहाँ पर मिलता है, उसके ऊपर सर ने, मतलब उसके जेनेसिस के ऊपर और भी उसके जियोकेमिस्ट्री के ऊपर सर ने डॉक्टरेट हासिल की है। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति आज हमारे पीछे, देखिए कितनी बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं सर, इसके बारे में कुछ अगर आप बताएंगे तो हम लोग और हमें। ये छात्रों को एक बड़ा सुंदर फोटो दिख रहा होगा। ये है रूबी का फोटो, मतलब मानिक। अभी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कोरंडम वैरायटी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोरंडम का केमिकल कंपोजिशन होता है। एमएससी के या बीएससी फाइनल के बच्चे इसको याद कर पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो वो हमेशा सफेद ही होगा, कलरलेस ही होगा। लेकिन चूंकि ये एलोक्रोमेटिक मिनरल है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे एलोक्रोमेटिक मिनरल क्या होता है, जिसमें कलरेशन किसी इंप्योरिटी के कारण होता है, फॉरेन मटेरियल के कारण होता है, उसको हम एलोक्रोमेटिक मिनरल कहते हैं। तो इसमें चूंकि कलरेशन जो है वो क्रोमियम के कारण होता है तो वो रेड हो जाता है।
और यही क्रोमियम आप देखिए, बड़ी सुंदर बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। मैं यही क्रोमियम जब बेरिल में या पन्ना में आता है एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ, है ना, A2SiO3, तो वो वहां पे हरा कलर देता है। तो एक ही क्रोमियम है जो रूबी को लाल कलर देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, और वही क्रोमियम जब बेरिल में जाता है तो वो हरा कलर देता है उसको। क्या? तो यहाँ पे एक अस्टेरिज्म छात्र देख पा रहे होंगे, स्टार देख पा रहे होंगे। ये स्टार एक्चुअली क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि ये नकली कोरंडम है, ये असली नहीं है। ये मार्केट में मिलता है जिसको स्टार रूबी कहते हैं, और बहुत सस्ता मिलता है, 50 रुपए 100 रुपए कैरेट मिल जाता है। और एक्चुअल यदि कोरंडम है, मैं छात्रों के इंटरेस्ट के लिए एक बात और यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे महंगा रत्न यदि कोई है तो मुझे कोई छात्र बता सकता है कौन सा होगा? कि कोई सबसे महंगा रत्न, अगर हम रत्न खरीदने जाए तो पन्ना है और पुखराज है और डायमंड है और बहुत सारे रत्न है, गोमेद है, रूबी है, इसमें सबसे महंगा रत्न कौन सा होगा? रूबी। वेरी गुड। तो क्या है कि जैसे हमारे दिमाग में एक कल्पना बनी हुई कि डायमंड सबसे महंगा है, हीरा बहुत महंगा है, लेकिन जेम स्टोन का जो मार्केट है उसमें एक बात चलती है कि हीरे की दलाली में कोरंडम दिए जाते थे। मतलब कोरंडम इतना महंगा कि उसकी दलाली में कोरंडम मिलता था। मतलब आप 10 लाख रुपए के हीरे बेचो तब आपको एक कोरंडम मिल जाएगा। तो कोरंडम रूबी जो है वो सबसे महंगा स्टोन है, और वो भी रूबी कहाँ का? वो भी रूबी बर्मा का। बर्मा का यदि रूबी हो तो वो दुनिया का सबसे महंगा स्टोन है। और ये जो रूबी है ये वर्न्यूली रूबी के नाम से जाना जाता है, जो सिंथेटिक रूबी है, ये नेचुरल रूबी नहीं है। और ये आगे अपन पढ़ेंगे, इसका कंपैरिजन आगे प्रेजेंटेशन में है डॉक्टर साहब। तो इसमें जो अस्टेरिज्म दिख रहा है ये रूटाइल के मिनरल के कारण, क्योंकि कोरंडम जो है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जब कोरंडम में रूटाइल, आप मुझे 2 मिनट का यदि समय दे तो मैं हो सकता है आपको दिखा भी सकूं। जरूर सर, जरूर, हम लोग जरूर देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। सर के पास रत्नों का खजाना है, सर का अपना पर्सनल जेम कलेक्शन है। कभी हम लोगों का सौभाग्य रहा तो या तो हम लोग सर के पास विजिट करेंगे या सर को इनवाइट करेंगे। ये सर का पर्सनल कलेक्शन है। ये पर्सनल कलेक्शन है, ये बच्चे छात्र अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जी जी जी। तो इसमें मैं आपको कोरंडम दिखाता हूँ। ये जो कोरंडम है ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ एमएससी के बच्चे होंगे तो ये समझ ही रहे होंगे। देखिए मेरे हाथ में, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। कैमरे की तरफ और लाएंगे तो हाँ, अब दिख रहा है जी। ये देखिए हेक्सागोनल। अब इस हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जब प्रिज्म फेस के अलोंग ये रूटाइल मिनरल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। हेक्सागोनल मतलब 6 फेस है इसमें। अब इस 6 फेस में जब रूटाइल इसके पैरेलल होगा तो वो 3 रूटाइल के जो नीडल्स है वो ये अस्टेरिज्म उस रूटाइल के नीडल के कारण, ये स्टार जो बना है आपने जो देखा था स्टार अभी स्लाइड में, वो इन रूटाइल मिनरल, क्योंकि देखिए कोरंडम की ट्रांसपेरेंसी अलग है, कोरंडम की जो अपवर्तन है वो अलग है, और रूटाइल का आरआई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको अपन कहते हैं वो कोरंडम का अलग है और रूटाइल का अलग है। जब दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में फर्क होता है, कोई सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो वो स्टार बनाती है, उसको अस्टेरिज्म या स्टार रूबी कहते हैं। ये सबसे दुनिया का सबसे महंगा स्टोन है। ये वर्निल रूबी नहीं, अगर ये नेचुरल मिल जाए। बहुत सुंदर सर। सर हाँ जी बोलिए। सर क्या आपके पास ओरिजिनल रूबी है? हाँ है, मेरे पास ओरिजिनल रूबी है। सर हम वो देखना चाहेंगे सर। वो बेटा दिखा तो मैं दूंगा, लेकिन वो इतना छोटा है कि पता नहीं आप इस देखिए मिल भी गया आपकी किस्मत से। ये इतना छोटा है, ये बर्मा का ओरिजिनल रूबी है ना, लेकिन ये इतना छोटा है कि आप इसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मेरे हाथ में भी ठीक से नहीं आ रहा है। दिख रहा है आपको? सर बहुत छोटा है। जी सर। यस सर। यस सर, यस सर, थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है एकदम। हाँ ये बहुत छोटा, ये ओरिजिनल बर्मा का रूबी है, ओरिजिनल बर्मा का रूबी है ना। सर अपने इंडिया में नहीं मिलता सर? जी इंडिया में, ये भोपालपट्टनम में मिलता है,
लेकिन वो इस क्वालिटी का नहीं है, उसको कोरंडम कह देते हैं अपन, वो सेमी प्रीसियस क्वालिटी का है। ये भोपालपट्टनम की जिसकी मैंने बात की थी उसकी रॉक में लगा रूबी आप देख सकते हैं, देख लीजिए मेरे हाथ में सैंपल है, दिख रहा है आपको सैंपल, इसमें लाल कलर का जो दिख रहा है मिनरल ये रूबी है। इज इट विजिबल? जी सर। जी Yes, सर। sir. ये बस्तर का है, ये बस्तर का है, भोपालपट्टनम का है ये। और जो बर्मा में जो रूबी मिलता है, मैं आपको हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए या किसी इंटरव्यू में पूछा जाए, मैं आपको बता देता हूँ। बर्मा का रूबी पूरी दुनिया में इकलौता रूबी है जो मार्बल में मिलता है, ओहो, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। बाकी रूबी जो है वो आपके नाइसेस में मिलते हैं, बाकी सारे रूबी नाइसेस में मिलते हैं। बर्मा का रूबी कैसा अकेला रूबी है कि वो आपको कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में मार्बल नाम की रॉक में मिलता है। तो ये छात्र लोग इसको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है किसी इंटरव्यू में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको पूछा जाए। और रूबी जो है उसका कलर, उसका सबसे महंगा जो रूबी अपन जिसकी चर्चा कर रहे थे वो है पिजन्स ब्लड रूबी। पिजन्स ब्लड मतलब कबूतर के खून के जैसा लाल होना चाहिए। तो दैट इज द कॉस्टलीस्ट स्टोन ऑन द अर्थ, कॉस्टलीस्ट स्टोन ऑन द अर्थ इज द पिजन्स ब्लड रूबी। तो वो सबसे महंगा होता है। और ऐसा है डॉक्टर साहब, एक चीज मेरे को याद आ गई तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप देखिए कि कितने, इसीलिए हम इसको रत्न गर्भा वसुंधरा कहते हैं, इनका नाम अपने रत्न गर्भा वसुंधरा कहा है। कि आप इमेजिन करिए, छात्र लोग पर्टिकुलरली यहाँ इमेजिन करिए कि हम एक कोहिनूर मिलने पे इतने इतरा रहे हैं और उस कोहिनूर के कारण इतना झगड़ा लफड़ा हुआ है, एक कोहिनूर के कारण। आप सोचिए पृथ्वी पे ऐसे कितने कोहिनूर हो गए, क्योंकि 75% तो हमारा पानी के नीचे है, 75% तो हमारी जो धरती है वो पानी के नीचे है, अभी हमने वहां खोदा ही नहीं है। तो ऐसे कितने कोहिनूर हो गए। और मेरे को इसी सिलसिले में गालिब का एक शेर याद आ गया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई। सब मतलब सारी चीजें नहीं नेचर ने अनफोल्ड की, रिवील की। सब कहाँ कुछ, केवल कुछ चीजें नेचर ने बताई। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में मतलब लाल कलर के फूल में नुमाया हो गई, मतलब दिख रही है। खाक में क्या सूरतें होगी कि पिन्हा हो गई। अब पृथ्वी के नीचे ऐसी कितनी सूरतें होगी जो दबी हुई है, पिन्हा होगी मतलब जो दबी हुई है, जो पर्दानशी है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये नेचर के बारे में मैंने वो गालिब ने किसी और परिपेक्ष में लिखा होगा, लेकिन उसको मैंने इस नेचर के बारे में आपको छात्रों को बताया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर अगर आप इजाजत दें तो वो प्रेजेंटेशन को मैं बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो इसके बारे में तो अपन चर्चा कर चुके हैं। अभी आप जो पहले पूछ रहे थे कि जेमस्टोन, उन मिनरल्स में जेमस्टोन क्या चीज है जो जिनको हम जेमस्टोन कहते हैं, जिनको हम रत्न कहते हैं, तो वो खनिज ही है। जी जी। द क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज द जेमस्टोन आर नेचुरल ओरिजिन। सबसे पहली बात नेचुरल ओरिजिन का होना चाहिए। अभी हम इसके पहले जिस स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे वो महंगा इसलिए नहीं है कि वो नेचुरल नहीं है। ये महंगा इसलिए नहीं कि नेचुरल नहीं है। अगर ये नेचुरल, देखिए अगर आपको स्टार रूबी कहीं बर्मा का देखने मिल जाए तो ऐसा ही दिखता है, दिखने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन केवल फर्क ये है कि वो नेचुरल ओरिजिन का होता है। ये नेचुरल ओरिजिन का नहीं है, ये सिंथेटिक, ये वर्निली रूबी है जो लैब में बनाया गया। वर्नुली नाम के साइंटिस्ट थे रशियन, उन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था, इसीलिए इसका नाम वर्निली रूबी पड़ा है। तो इट शुड बी। सर जी, हाँ जी, हाँ बोलिए सर जी, हम इस पे डिफरेंस कैसे कर सकेंगे सर दोनों पे? अगर आप बेटा बोलना मतलब अगर आप चाहो तो मैं अभी बता दूं, नहीं तो वो डिफरेंस आगे की स्लाइड में किसी स्लाइड में है। हाँ बेटा, एक आप लोगों से सबसे गुजारिश है, एक बार सर का ये पूरा जो सेशन हम लोग सुनते हैं और आप आपके क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार रखिए, और उसके बाद हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो हमारी जिज्ञासा है उनको आप प्लीज़ ज़रूर शांत कीजिएगा। और अगर समय कम पड़ा तो हम सर से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, एक सेशन अपन स्पेशली उसके लिए रखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे। तो अभी जो चीज़ सर हमको अभी समझाना चाहते हैं हम लोग समझते हैं, ठीक है। आशा है आप लोग सब लोग सहमत होंगे, क्योंकि सर के समय की सीमा है, सर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने की। तो जी जी सर प्लीज। तो नेचुरल ओरिजिन मैंने अभी आपको जो बताया। दूसरा ब्यूटी, रत्न वही होगा सर जो सुंदर दिखना चाहिए। अगर वो सुंदर नहीं दिखेगा तो वो रत्न नहीं कहला जा सकता। अब इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि पक्षियों के घोंसलों में रत्न पाए गए हैं।
अब आप सोचिए कि वो फैसिनेटिंग, दे आर नॉट फैसिनेटिंग ओनली टू मैन ह्यूमंस बट दे आर फैसिनेटिंग टू बर्ड्स इवन, मतलब उससे पक्षी भी फैसिनेट हुए। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि छात्रों को उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब डायमंड किम्बरले में खोजा गया था पहली बार, अफ्रीकन कंट्री शहर में किम्बरले के पास खोजा गया था, तो एक कोई इंग्लैंड से आगंतुक वहां आए थे और उन्होंने देखा एक बच्चा उसको रस्सी से बांध के खींच रहा था, डायमंड खेल रहा था उससे। तो दैट बॉय वाज फैसिनेटेड विद दैट डायमंड, जो उसमें डायमंड में जो फायर होती है उससे वो फैसिनेटेड था। और वो इंग्लैंड के जो वहां पे व्यक्ति आए तुमने देखा ये तो डायमंड है और बच्चा खेल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं आसपास में डायमंड है। तो दिस इज द स्टोरी, हाउ फार इट इज ट्रू आई डू नॉट नो बट आई हैव रेड इट। तो ब्यूटी होनी चाहिए, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो भी जेम स्टोन है, जो भी मिनरल हम जेम स्टोन कहते हैं, अब मान लीजिए एपेटाइट को मैंने ले लिया तो उसकी हार्डनेस तो 5 है, या मैंने फ्लोराइड को ले लिया तो उसकी हार्डनेस तो और कम है, तो वो तो ड्यूरेबल नहीं होगा। क्योंकि हम जेम स्टोन नॉर्मली रत्नों में पहनते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, तो उसकी हार्डनेस ज्यादा होनी चाहिए और हार्डनेस के साथ टफनेस भी ज्यादा होनी चाहिए। हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस आप समझ लीजिए, यूनिकनेस क्या है कि सर मैं छात्रों से मुखातिब हूँ, यूनिकनेस क्या है कि बर्मा का रूबी सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि वो यूनिक है, हर जगह नहीं मिलता, हर जगह मिलता होता उसकी कीमत कम हो जाती। तो यूनिक है इसलिए वो महंगा है। कई बार ऐसी भी चीज होती है कि बड़ा कम होता है साहब, इसलिए महंगा है वो, है ना। और रेयरिटी बहुत कम मिलता है, बहुत। अब हर जगह अगर बर्मा जैसा रूबी मिलने लग जाए तो वो सस्ता हो जाएगा। आप कल, यदि छात्रों को मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप कल सो के उठे और सारा सोना लोहा हो जाए और सारा लोहा सोना हो जाए तो क्या महंगा होगा? लोहा महंगा होगा। आज सोना महंगा है, लेकिन आप कल सो के उठिए और मान लीजिए सारा सोना लोहा हो गया और सारा लोहा सोना हो गया, तो महंगा क्या होगा? लोहा होगा, क्योंकि रेयर हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। एंड केमिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम उसको रत्नों में पहनते हैं, हम उसको अंगूठी में पहनते हैं, हम उसको जेवर में पहनते हैं, तो वो केमिकली रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम पोछा लगाते हैं, हमारा हाथ पानी में जाता है, तो केमिकली रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, उसके बाद अब अपन ने जो ब्यूटी की बात की थी, तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ब्यूटी इज बेस्ड ऑन द लस्टर, ट्रांसपेरेंसी, ब्रिलियंस एंड कलर। अब ये ब्यूटी क्या बोला है? सुंदरता क्या है? सुंदरता कुछ नहीं है, उसमें लस्टर होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें ब्रिलियंस होना चाहिए, उसमें कलर होना चाहिए। इन तीनों चीज, ये सारी चीजें एक साथ हो या इसमें से कोई एक चीज हो तो हम उसको ब्यूटीफुल मिनरल कहेंगे। दैट ब्यूटीफुल मिनरल बिकम्स अ जेम, इट बिकम्स अ जेम। एंड देन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ज्वेलरी, आल्सो यूज्ड एज लकी स्टोन। और जैसे इंडिया में हम जानते हैं, इंडिया में नहीं, बाहर नहीं, ये इवन जो इजिप्ट में ममीज मिली है उसमें भी रत्न मिले हैं ममीज के साथ में, और इंडिया में भी हम उसको लकी स्टोन के रूप में पहनते हैं। तो दे आर यूज्ड एज लकी स्टोन एंड इन द ज्वेलरी। हियर आर सम जेम प्रॉपर्टीज। इसमें देखिए, अभी अपन मैं ब्यूटी की बात कर रहा था, तो विजुअल ब्यूटी है, कलर है। विजुअल ब्यूटी किस पे डिपेंड करती है? कलर पे डिपेंड करती है, ब्रिलियंसी पे डिपेंड करती है, ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट जेम प्रॉपर्टीज। तो विजुअल ब्यूटी जो है, कलर एंड ब्रिलियंसी। यहाँ एक जॉन किट्स फेमस कवि हुए इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने कहा ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। मतलब सुंदरता जो है वो देखने वालों के आंखों में होती है। एंड आई से हियर this John Keats tongue-in-cheek assertion is not satisfying the gem property, the beauty of the gem. मतलब the beauty of the gem is somewhere challenging this tongue-in-cheek assertion, this poetry of the John Keats. Yes, somebody was telling, किसी को कुछ बता रहा था। Then color, what is color? कलर इज एन इंटरेस्टिंग। अब आप ये सभी छात्र जानते हैं कि किसी भी चीज का कलर ऐसा क्यों है। मेरा ब्लैक कलर का ये स्वेटर यदि ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब इस पे जो लाइट पड़ रही है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यदि कोई चीज लाल है तो वो लाल क्यों दिख रही है? ये रूबी लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें पड़ने वाली किरणें जो है वो किरणें केवल बाकी चीजों को अवशोषित कर रही है और केवल लाल कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो दिस इज कलर। ये फिजिक्स में 9th में 10th में 11th में पढ़े होंगे बच्चे। कलर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ लाइट विद एन ऑब्जेक्ट, जेम स्टोन और जेम, एंड आवर एबिलिटी टू परसीव द रिजल्ट। हम उसको कैसा देख पा रहे हैं।
And color, what we see, is the reflected or transmitted component of light and not absorbed. It is reflected light or transmitted light, it is not absorbed. Absorbed is not color. So अब इसमें जो कलरिंग एजेंट होते हैं ये क्रोमोफोर्स कहलाते हैं, और इसमें सबसे अच्छा काम मैं छात्रों को बताना चाहता हूं कि जेमस्टोन में जेमस्टोन में कलरेशन का सबसे अच्छा काम पूरे दुनिया में किया है तो नासाउ, NASSAU, नासाउ नाम के साइंटिस्ट ने किया है, जो जापानी जेमोलॉजिस्ट है। उनके कलरेशन ऑफ जेमस्टोन पे ही काम है पर्टिकुलरली। तो हम इसको ये क्रोमोफोर्स जो है जेमस्टोन में 3 भागों में बांटते हैं, इडियोक्रोमेटिक, एलोक्रोमेटिक एंड स्यूडोक्रोमेटिक। इडियोक्रोमेटिक जिसमें essential constituent of the mineral composition is chromophore mineral is called idiochromatic, जिसमें मिनरल का कलर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण ही होगा, उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण होगा, उसको हम इडियोक्रोमेटिक जेम कहेंगे या इडियोक्रोमेटिक मिनरल कहेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लेपिस लेजुली। लेपिस लेजुली जिसको लाजवर्स हिंदी में कहा जाता है, जो अंगूठी में पहना जाता है, वो इसका उदाहरण है कि उसमें कलर जो है वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण है। एलोक्रोमेटिक मिनरल में कलर एनी इम्प्योरिटी और फॉरेन एलिमेंट इज कॉजिंग कलर। जैसे अभी अपन ने कोरंडम में देखा था, मैंने आपको बताया था तीनों सगे भाई है तीनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक में आयरन इम्प्योरिटी है, दूसरे में क्रोमियम इम्प्योरिटी है। सो दिस इज एलोक्रोमेटिक मिनरल। एंड स्यूडोक्रोमेटिक मिनरल जिसमें कलरेशन ना किसी फॉरेन के कारण है, फॉरेन एलिमेंट के कारण, ना ही अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण है। इसमें कलर जो है बिकॉज ऑफ द फिजिकल ऑप्टिकल इफेक्ट लाइक इरिडिसिन एंड ओपेलिसिन। ओपल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और ओपल में चूंकि SiO2 NH2O होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाटर ग्लोब्यूल्स पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसके इंटरफेरेंस के कारण प्ले ऑफ कलर दिखाता है, जैसे इंद्रधनुष में दिखाता है। तो इसलिए ओपल जो उसको हम कहते हैं स्यूडोक्रोमेटिक मिनरल। स्यूडो मतलब झूठा, क्रोमेटिक मतलब कलर। तो ये उसका एग्जाम्पल है। और मैं एक छात्रों को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जो हमको पुराने समय में जो भित्ति चित्र मिलते हैं, जो पेंटिंग्स मिलती है, उसमें ये इसकी जब स्टडी की गई तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बात सामने आई कि उन्होंने जो खनिज उस पेंटिंग के लिए यूज किए थे, उस कलर बनाने के लिए वो सारे कलर, वो सारे जो खनिज थे, वो सारे खनिज जो थे वो इडियोक्रोमेटिक खनिज थे। मतलब आप बताइए उस समय में जो लोग रहते थे, वनमानुष रहते थे गुफाओं में, उनको ये पता था कि कौन सा कलर, क्योंकि अगर आप एलोक्रोमेटिक उससे कलरेशन करोगे, जब आप उसका पाउडर बनाओगे तो वो कलर तो खत्म हो जाएगा। जैसे आप काले कांच को यदि आप पाउडर कर लीजिए तो काला कांच काला नहीं रहता, उसका कलर चला जाता है, काला नहीं दिखता, उसका पाउडर काला नहीं दिखता। तो उनको ये पता था कि इडियोक्रोमेटिक मिनरल के कलर बनाने से ही वो कलर ड्यूरेबल होते हैं। तो अभी तक इतने पुराने भित्ति चित्र, अभी तक वो कलर उसके गए नहीं है। तो ऐसा है कि हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो लोग जंगलों में रहते थे उनको विज्ञान का नॉलेज नहीं था, उनको भी जियोलॉजी का नॉलेज था। हम MSc BSc जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नेचर से सीखा था। और मैं एक चीज यहाँ दिखाना चाहूंगा, और मैं आपको याद भी करा देता हूँ देशमुख साहब कि ये जो चीज थी ये आपने ही मेरे लिए कहीं से लाई थी, और ये जयपुर से आया था सर आपके लिए। अच्छा, ये जयपुर से आया था। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो सर, माइक प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, अब आ रही सर? हाँ सर, एक बार प्लीज और बोलिएगा, हम लोग सुन नहीं पाए हैं। अच्छा, ओके सर। ये जूम क्विट, अच्छा सेंड टू जूम कर दूं इसको जी? इसमें कुछ, हाँ अब ठीक है, अब आ रहा है सर, आवाज आ रही है? अब आ रहा है। हाँ, तो ये मैं बताना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आपको याद है कि नहीं है। इसमें आपने ही मुझे कहीं से लाया था, क्योंकि मुझे मिनरल्स में बड़ा इंटरेस्ट है। तो इसमें जो पेंटिंग है इस पोस्टर में, ये नेचुरल मिनरल से की गई है, इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया गया है, नेचुरल मिनरल कलर यूज किया गया है। तो मैं बताना चाह रहा था कि जो उस समय वनमानुष थे, उन्होंने जो भित्ति चित्र बनाए, वो भित्ति चित्र उन्होंने उस समय उसमें ये पाया गया कि उन्होंने
इडियोक्रोमेटिक मिनरल ही यूज किए, एलोक्रोमेटिक मिनरल यूज नहीं किए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। सर अगर क्या आप अन्यथा न लें जी तो हम लोग अगर लापिस लाजुली भी अगर संभव देखना है चाहे, तो देखना चाहेंगे, मैं बिल्कुल और ओपल भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल 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 जी, मैं लेपिस ये हम लोगों के लिए सीखने के लिए है। हाँ 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 हाँ, बस वो जल्दी दिख जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेपिस लेजुली, एक मिनट, मैं 2 मिनट 1 सेकंड में दिखाता हूँ। जी जी जी। सर हाँ बेटा, सर साइंस कॉलेज जाकर देख सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। सर से बिल्कुल मिल सकते हैं, पर ये अभी सर घर पे है, ये सर का पर्सनल कलेक्शन है। सर सर मैं तो यही हूँ सर, घर में रहता हूँ, तो जाकर मिल सकता हूँ सर से। हाँ हाँ, उनको पहले कॉल सर कर अगर सर परमिशन। परमिशन दे तो। हाँ 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 सर सर, जी सर। ये लेपिस लेजुली आप देखना चाह रहे थे, ये लेपिस लेजुली मेरे हाथ में है, ये ओह, कलर का, ये बहुत ही सुंदर सर, है ना। बहुत सुंदर। और ये इसका इरिडिसिन, ये है लेब्रोडोराइट मिनरल, बच्चों ने किया होगा, नाम सुना होगा। जी ये जी पूरा लेब्रोडोराइट है, इसमें एक लेब्रोडोराइट, इसमें भी प्ले ऑफ कलर्स में आप स्क्रीन पे बच्चे शायद देख पा रहे हो। जी जी। दिस इज लेब्रोडोराइट। ये रूबी की जो मैं बात करना था, वर्निली रूबी, ये सर सिंथेटिक वर्निली रूबी, ओह हो, दिस इज सिंथेटिक वर्निली रूबी। क्या बात। और ओपल आपने कहा था, तो जी ये ओपल, इसमें आप देखिए, हाँ ये हाँ है ना। मैं और एक ओपल अच्छा, ये देखिए सामने ही रखा हुआ, मैं भी दिखा देता हूँ 2 से। ये देखिए, ये है सर ओपल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, छात्रों को दिख रहा है स्क्रीन पे? सर, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन Yes, है। sir. एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी। तो इसमें ओपल में एक और चीज होती है, जब आप अपन दुकान में इसको खरीदने जाते हैं तो बहुत से लोग इसको ग्लिसरीन में रखते हैं, इसको ओपन नहीं रखते, क्योंकि क्या होता है, SiO2 NH2 है मैंने बताया, समटाइम इट ड्राइज, ये सूख जाता है, और सूखने से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, ओहो, तो उसको ग्लिसरीन में रखा जाता है। और मैं छात्रों के लिए बता दूं कि सबसे महंगा ओपल ऑस्ट्रेलियन ओपल के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपल जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, वो सबसे महंगा ओपल होता है। और मैं उसका चित्र भी आपको, उसका फोटो भी आपको दिखा दूंगा। अपन मेरे ख्याल से उस स्लाइड पे चले तो ज्यादा बेहतर। सर उसको कंटिन्यू करता हूँ। जी, क्योंकि क्या है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये बहुत बड़ा विषय है, और जी इसको मैं कैसे इसको मतलब समअप करूं, क्योंकि मुझे जो चीज याद आते जाती है हाँ वो हाँ, मैं बोलते जा रहा हूं, बिल्कुल और बिल्कुल। हो सकता है ये लंबा हो जाए। नहीं, हाँ, कोई उसके दिक्कत बाद नहीं सर, अगर आप इजाजत देंगे तो हम लोग एक और सेशन नहीं प्लान। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अपन जरूर करेंगे सर। और सेकंड जो हम उसकी जेमिस्टन प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, वो जी जी। ब्रिलियंस का कर रहे थे। ब्रिलियंस, I don't know how do we call, what do we call in a Hindi, brilliance. हम्म, What is brilliance? It is a flawless transparency. हम्म, It is a composite of fire, transparency, fire and proper cut and polish. तो सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सर, छात्र लोग देख पा रहे होंगे, डायमंड का है। इसमें फ्लॉलेस ट्रांसपेरेंसी होगी, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, 4 C's के बारे में बच्चे जानते होंगे। उसका फायर होता है, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल जो है 24 डिग्री, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उससे फायर आता है डायमंड में। और उसको जितने अच्छे से कट और पॉलिश आप करेंगे, उतने अच्छे से वो फायर देता है। तो दिस इज द ब्रिलियंस। ऐसे इसको घड़ी करने का It should be there in the, it should be there in the gem mineral. Then can we have the next slide please? सर उसके बाद कभी कभी देखिए साहब, ऐसा है कि इंक्लूजन से भी ब्यूटी आ जाती है। मतलब जिसको हम इम्प्यूरिटी कहते हैं, उससे भी ब्यूटी आ जाती है इंक्लूजन से। तो मैंने जो अभी अपने पहली स्लाइड देखी थी, टाइटल स्लाइड, स्टार इफेक्ट्स इन द केबोकॉन वेयर रूटाइल इंक्लूजन प्रेजेंट। तो ये जो स्टार इफेक्ट है, ये स्टार इफेक्ट भी जो है
ये इंक्लूजन के कारण, जैसे मैंने बताया था उस समय, रूटाइल के इंक्लूजन के कारण, और इसने इसको ब्यूटीफुल बना दिया, इसने इसको ब्यूटीफुल बना दिया। और वैसा ही दूसरा उदाहरण जो है चेटाइन सी, कैट्स आई इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको धारी चलना कहते हैं अपन। ये छात्रों ने एक नाम हिंदी में सुना होगा, लहसुनिया। लहसुनिया जो मिनरल होता है उसको उसमें कैट्स आई इफेक्ट होता है, जिसमें धारी चलती है, ये लाइन चलती है। दिस इज बिकॉज ऑफ the ray, when the ray is penetrating the mineral and there are two different types of refractive indexes, उसके वजह से वो धारी चलते हुए अपने को दिखती है। It becomes the brilliancy, it becomes the quality. This is not a disqualification, it is become a qualification which puts the mineral in the category of gemstone. अब ऑप्टिकल फिजिकल इफेक्ट में इरिडिसिन, जो आपको मैंने अभी दिखाया था, ये देखिए सेम उसी का फोटोग्राफ है। ये इरिडिसिन लेब्रोडोराइट देख पा रहे हैं बच्चे, ये मेरे हाथ में है, इसी का ये फोटोग्राफ है लेब्रोडोराइट का। और ये लेब्रोडोराइट का फोटोग्राफ है। इसमें लेब्रोडोराइट में, चूंकि छात्र जानते होंगे, ये प्लेजियोक्लेस का मिनरल है, CaNa प्लेजियोक्लेस में ये लेब्रोडोराइट 50% इसमें Ca होता है, 50% इसमें Na होता है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, एल्बाइट और एनाथाइट का। और चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसमें Ca और Na 50-50% होता है, तो ये आपको अपने को प्ले ऑफ कलर मिलता है। वैसे ये शीन, इसको यहाँ पे लश्यर, जो लोग जेमस्टोन में इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो जेमस्टोन में एक लश्यर के अलावा और एक चीज बोली जाती है, उसको कहा जाता है शीन। शीन इज SHEEN, शीन इज अ लश्यर which is not reflected from the surface from the beneath of the gemstone। तो इसमें देखिए ये जो नीला कलर दिख रहा है, ब्लू फ्लैश इसको हम लोग कहते हैं, ये मून स्टोन है। इस मून स्टोन में ये ब्लू फ्लैश जो दिख रहा है, दैट इज द शीन ऑफ द मून स्टोन। और वैसे ही ओपेलिसिन, तो ये सारी जो यहाँ पे ब्यूटी आई है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल इफेक्ट। तो ये दिस इज द स्यूडोक्रोमेटिक मिनरल्स, दीस आर द स्यूडोक्रोमेटिक मिनरल्स। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है ड्यूरेबिलिटी। मैंने अपन ने जैसे पहले डिस्कस किया था लगभग कि जेमस्टोन को, रत्नों को ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ड्यूरेबल होने के लिए अगर हम उसको अंगूठी में पहन रहे तो उसको कुछ दिन तक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो 8 दिन में यदि टूट जाएगा तो हम उसको रत्न नहीं कह सकते। और ये ड्यूरेबिलिटी कहाँ से आती है? ये ड्यूरेबिलिटी 3 चीजों से आती है, हार्डनेस से आती है, टफनेस से आती है और स्टेबिलिटी से आती है। यहाँ पे मैं छात्रों को एक चीज बहुत बारीक समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने हार्डनेस तो पढ़ा होगा, मोहर स्केल हार्डनेस पढ़ा होगा, और मोहर स्केल हार्डनेस में मोह नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 10 मिनरल को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, क्लोराइट, एपेटाइट, वो सब जानते हैं। तो उसमें हार्डनेस के अलावा ये टफनेस क्या बला है, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि हार्डनेस और टफनेस में फर्क है। अगर आप मुझे इसके बाद वाली स्लाइड दिखा सके तो मैं उसको बहुत अच्छे से और बता सकूंगा। इसके एक बात और हाँ, ये देखिए, इसमें 2 चीज हम देख पा रहे हैं सर। एक है ऊपर में डायमंड, रेजिस्टेंट टू क्रैकिंग, चिपिंग एंड एक्चुअल ब्रेकिंग इज कॉल्ड टफनेस। और रेजिस्टेंस टू हार्डनेस, व्हाट इज हार्डनेस? मिनरल में हमने पढ़ा है, छात्रों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज हार्डनेस? इट इज रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग। उसको खरोचा जाता है, चाहे वो अपन उसको थंबनेल से खरोचते हैं या स्टील नाइफ से खरोचते हैं या सिक्के से खरोचते हैं, है ना, कॉइन से खरोचते हैं। तो रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग इज हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग इज टफनेस। इतना सिंपल यदि अपन इतना अपन ध्यान में रखे तो यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए हैं सर। एक दिया गया है डायमंड का और दूसरा दिया गया है जेड का। और छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में चाइनीज जेड जो है, चाइनीज जेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महंगा, क्योंकि उसमें कार्विंग कर सकते हैं। और अगर आपको छात्रों को और आसान समझना है तो 2 उदाहरण से समझ सकते हैं, एक लकड़ी और एक कॉस्ट आयरन, ढलवा लोहा जिसको हम कहते हैं। तो ढलवा लोहा हम अगर ऊपर से छोड़ देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन अगर आप ढलवा लोहा को नाखून से खर्चोगे तो खुरचाएगा नहीं, मतलब उसकी हार्डनेस ज्यादा है लेकिन उसकी टफनेस नहीं है। जबकि लकड़ी हम ऊपर से छोड़ेंगे तो टूटेगी नहीं, लेकिन वो नाखून से खुरचा जाएगी। लकड़ी को आप नाखून से खुरच दो या आलपिन से खुरच दो तो खुरच जाएगी। तो उसकी हार्डनेस कम है लेकिन उसकी टफनेस ज्यादा है। और टफनेस किस पे डिपेंड करती है? टफनेस डिपेंड करती है
जो लकड़ी में एक जिसको हम रेशे कहते हैं हिंदी में, रेशे, बड़े अच्छे रेशे उभर के आए। वो रेशे कुछ नहीं है, वो इंटरलॉकिंग फाइबर्स होते हैं। उस इंटरलॉकिंग फाइबर्स के कारण वो टफ हो जाता है, हार्ड भलाई ना हो। तो मिनरल को, खनिज को, जेमस्टोन को हार्ड और टफ दोनों होना जरूरी है, तभी उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी। डायमंड कई बार सुना होगा, एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर का नाम मुझे नहीं पता, राजेश खन्ना उसमें थे, और वो डायमंड की फैक्ट्री में काम करते हैं और उसके हाथ से डायमंड टूट जाता है, जब टूटता है तो टूट जाता है। तो उसमें ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज होती है और वो क्लीवेज के अलावा वो ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब देखिए बहुत सिंपल बात है कि हार्ड होने से कुछ नहीं होता, आपको टफ भी होना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग भी होना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग होने से काम नहीं चलेगा। तो डायमंड टूट सकता है लेकिन जेड नहीं टूटेगा, क्योंकि जेड जो है वो टफ है। हार्ड तो है, हार्डनेस तो कम है, 6 से 6.5 है, डायमंड की हार्डनेस 10 है, लेकिन वो टूट जाता है, जेड नहीं टूटेगा। जैसे लकड़ी और ढलवाल होगा, उदाहरण मैंने भी आपको बताया था। तो दिस इज द ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंज। अभी अपन ने ओपल का मैंने डिस्कस किया था कि ओपल कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेक्स डाउन ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर, एंड पर्ल इजीली डैमेज बाय एसिड्स। मोती जो है, बहुत से छात्र जानते होंगे, आप मोती की अंगूठी पहनी है, कुछ दिन के बाद वो हिलने लगता है, कुछ दिन के बाद अंगूठी से गिर जाता है। तो ऐसा लगता है कि यार मोती गिर क्यों गया? तो मोती सीधा सा कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, और हम जहां भी पानी के कांटेक्ट में आते हैं, कहीं ना कहीं पानी थोड़ा सा एसिडिक होता है। उस एसिडिक वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है, तो धीरे धीरे वो पतला होता जाता है, घुलते जाता है, और घुलते जाने के कारण वो गिर जाता है छोटा होने के बाद अंगूठी से। तो रेजिस्टेंस टू केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंज, तो हमको जेमस्टोन कहलाने के लिए वो केमिकली भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, केमिकली भी रेजिस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने फेल्सपार का मिनरल बनाया, तो फेल्सपार बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो केमिकली रेजिस्टेंट नहीं है। और क्वार्ट्ज, उसकी हार्डनेस एक ज्यादा है केवल क्वार्ट्ज, वो 6 है, ये 7 है, लेकिन क्वार्ट्ज इज मोर रेजिस्टेंट, उसमें केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसीलिए हमको सैंडस्टोन में केवल क्वार्ट्ज मिलता है। बाकी का फेल्सपार मिट्टी बन गया, क्ले बन गया, चला गया, नदी में रह गया। केवल सैंड जो है उसका केमिकल रेजिस्टेंस होने के कारण हमको सैंडस्टोन में मैक्सिमम सैंड ही मिलती है। उसके बाद जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक और जेम कहलाने के लिए एक और क्वालिटी उस खनिज में होनी चाहिए, वो रेयर होना चाहिए, वो रेयर होना चाहिए वो हर कहीं मिलना नहीं चाहिए। Clear, large, deep-colored ruby and emeralds are rare and command the fancy prices even more than a diamond of the same weight. तो यहाँ पे मैं एक चीज छात्रों के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि यदि हमको क्लियर रूबी मिल जाए और क्लियर अच्छा पन्ना मिल जाए, सबसे अच्छा पन्ना जाम्बिया का होता है, एमरल्ड जो है वो जाम्बिया का होता है, तो उसकी कीमत इवन डायमंड से ज्यादा होती है, समान वजन के डायमंड से उसकी कीमत ज्यादा होती है। और कोहिनूर का इतना हल्ला क्यों है? क्योंकि ये कोहिनूर जो है ये रेयर है, ये एक ही मिला था। और वो शायद छात्र जानते होंगे कि ये इंडिया में गोलकुंडा नामक जगह पे पाया गया था, गोलकुंडा के किम्बरलाइट में ये मिला था, डिस्कवर हुआ था, है ना। तो रेयरिटी इज वन ऑफ द क्वालिटीज टू बिकम अ जेमस्टोन। अब ये जेम टेस्टिंग की बात आ गई। जेम टेस्टिंग में नेक्स्ट सर, अब इसमें मैं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। औरंगजेब जो मुगल बादशाह थे, हैड बॉट अ रूबी मानिक एट अ फेबुलस प्राइस ऑफ 40,000। आप सोचिए औरंगजेब के जमाने में कि 40,000 रुपए कितना होगा। आज अपने लिए 40,000 बहुत ज्यादा है, तो उस समय का 40,000 का कितना करोड़ का कीमत होगा, है ना। तो औरंगजेब ने 40,000 रुपए में एक रूबी खरीदा और उस रूबी को उसने शाहजहां को दिखाया, उसके पिताजी को। तो शाहजहां को कहते कि वो बहुत अच्छे जेमोलॉजिस्ट भी थे, उनको रत्नों की बड़ी पहचान थी। और उन्होंने कहा कि तुमने ये गलत खरीद लिया, तुम फंस गए, ये तो मानिक है ही नहीं, ये तो नरम मानिक है। और नरम मानिक कहा जाता है जेमस्टोन के बाजार में स्पिनल को। तो स्पिनल और रूबी दिखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं और हार्डनेस में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक की 9 है हार्डनेस, एक की 8 है। तो उन्होंने जो खरीदा था इट वाज अ स्पिनल, और उसको शाहजहां ने पहचान लिया और शाहजहां ने कहा कि ये तो स्पिनल है, ये तो रूबी है ही नहीं।
दूसरा वर्ल्ड फेमस डायमंड कंपनी डीबीएस ने which enjoys the celebrity status of 95% business share worldwide had bought from moissanite. एक स्टोन बाजार में मिलता है सर, मोइसोनाइट नाम से। वो जेएफ मोइसन एक फ्रेंच जेमोलॉजिस्ट थे, फ्रांसीसी जेमोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लेबोरेटरी में बनाया था, उसके नाम पे उसका नाम मोइसोनाइट पड़ा है, मोइसोनाइट दिया गया है। वो मोइसोनाइट डीबीएस कंपनी ने खरीद ली। मतलब कंपनी खुद, जिनका इतना R&D है, वो खुद नहीं पहचान कर पाई कि ये डायमंड नहीं है, ये मोइसोनाइट है। उन्होंने खुद खरीद लिए रशिया में। और इन द ब्रिटिश क्राउन, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो ब्रिटिश क्राउन अभी अपन ने देखा। इन द ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स कॉल्ड द ब्लैक प्रिंसेस रूबी, एक ब्लैक प्रिंसेस रूबी और टिमोर रूबी के नाम से 2 रूबी उसमें लगे हुए थे। लॉन्ग टाइम टू इनक्रेडिबल रेड स्पिनर्स वेयर थॉट टू बी रूबी। बहुत समय तक ये समझते रहे कि ये रूबी है, उसको नाम भी दे दिया, एक को प्रिंसेस रूबी नाम दे दिया, दूसरे को टिमोर रूबी नाम दे दिया। बहुत दिन तक समझते रहे कि रूबी है। They were the red spinners. Only after advancement of mineral optics they were found to be isotropic between the cross nickels. और कुछ नहीं किया, जो उस समय महारानी के जो जेमोलॉजिस्ट थे, महारानी के, उन्होंने उस स्पिनर के ऊपर 2 क्रॉस पोलर वो रखे। और बच्चे जैसे जानते हैं कि जब हम क्रॉस निकल कंडीशन करते हैं तो क्रॉस निकल कंडीशन में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के मिनरल ब्लैक हो जाते हैं। स्पिनर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का है और ये सिंपल टेस्ट करके उन्होंने बता दिया कि आप जिसको रूबी समझ रहे हो बहुत दिनों से, वो रूबी है ही नहीं, वो तो स्पिनर है। तो दिस इज द सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज व्हिच आई वाज मैं उसको शेयर करना चाह रहा था ताकि जेम टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आए बच्चों को। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दोज आर यूज्ड इन द जेम टेस्टिंग। तो कलर के लिए क्या क्या डाइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, चेल्सी फिल्टर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है। उसके बाद ऑप्टिकल उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिफ्लेक्टोमीटर यूज किया जाता है, पोलिरोस्कोप यूज किया जाता है, कोनोस्कोप यूज किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए बैलेंस, सिंपल बैलेंस यूज किया जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड्स आते हैं वो यूज किए जाते हैं। हार्डनेस नापने के लिए हार्डनेस पेंसिल यूज की जाती है। लेकिन यहाँ स्टार बच्चे लोग देखते होंगे तो कभी भी हार्डनेस पॉलिश स्टोन की नहीं निकाली जाती, क्योंकि किसी ने आपके अपना हमारा 25,000 का एक स्टोन लाया और आपने उसको पेंसिल से रगड़ दिया तो उसका स्टोन खराब हो सकता है। तो हार्डनेस केवल जो है रफ स्टोन की ही पेंसिल से निकाली जाती है। हार्डनेस पेंसिल्स आती है, वो पेंसिल्स भी मैं दिखा, मतलब यहाँ है बच्चे देखना चाहूंगा कभी। और नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल टेस्ट से फिर इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालिसिस से भी उसकी वो निकाली जाती है। उसके बाद फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट लैंप से निकाली जाती है। तो दीज आर इन जनरल द इंस्ट्रूमेंट्स। और इससे भी ज्यादा अभी और भी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया है, जिससे हम जिसको यूज करके हम जेम स्टोन को पहचानते हैं। मैं एक चीज यहाँ और बताना चाहता हूँ, आगे के प्रेजेंटेशन में शायद वो स्लाइड होगी कि जैसे जैसे साइंस का एडवांसमेंट हो रहा है और उस एडवांस साइंस का जेमस्टोन में प्रयोग हो रहा है, it is becoming a challenge to a gemologist or geologist to identify the stone। क्योंकि जितना ज्यादा उसमें एडवांसमेंट हो रहा है उतनी ज्यादा उसमें एडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसमें उतनी ज्यादा को कहना चाहिए, शब्द यूज करना चाह रहा हूँ थोड़े समय के लिए, चोरी बढ़ रही है। तो हमको उस चोरी को कैसे पकड़ना है, तो उसके लिए उतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट भी आगे आ रहे हैं। पहले जब ऐसा था तो इतना ज्यादा, हाँ किसी बच्चे ने भी पूछा था कि सिंथेटिक में और नेचुरल रूबी में फर्क कैसे करते हैं। अगर वो यहाँ पे होगा अभी तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ। टू डिटेक्ट द सिंथेटिक स्टार कोरोनम फ्रॉम देयर नेचुरल काउंटरपार्ट्स फॉलोइंग आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर विजिबल इन द फोटोग्राफ। ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये मेरे पीएचडी के समय में ये नेचुरल रूबी क्रिस्टल है जो मैंने भोपालपट्टनम से कलेक्ट किया था। और ये नेचुरल स्टार रूबी है और ये सिंथेटिक स्टार रूबी जो अपन ने पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड में देखा था। अब इन दोनों में हम पहचान कैसे करते हैं। नेचुरल कोरोनम शोज द हेक्सागोनल ग्रोथ लाइंस व्हाइल दोज आर अपसेट इन द सिंथेटिक। इसमें नेचुरल में हेक्सागोनल ग्रोथ लाइंस है, इसमें ये देखिए आप, इसमें हेक्सागोनल होने के कारण ये थोड़ा स्टार टूटा टूटा दिख रहा है, यहाँ स्टार परफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हेक्सागोनल ग्रोथ लाइंस है।
जो नेचुरल कोरोंडम में, और ये सिंथेटिक कोरोंडम में हेक्सागोनल ग्रोथ लाइंस नहीं है। स्टार इफेक्ट इज वेरी ब्रिलियंट एंड लाइंस आर क्वाइट परफेक्ट इन द यूनिफॉर्म एंड सिंथेटिक जेल, व्हाइल द लाइंस आर डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ द जोनिंग एंड ग्रोथ लाइन। यहाँ देखिए बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो स्टार है वो टूटा फूटा स्टार है, इरेगुलर है। यहाँ पे स्टार बहुत परफेक्ट है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्टार जो है वो चूंकि ये क्रोम एनवायरमेंट में पूरा का पूरा ये स्टार बना है और उसमें आर्टिफिशियली उसमें रूटाइल मिनरल डाला गया है और इसमें हेक्सागोनल जोनिंग नहीं है, इसलिए स्टार परफेक्ट है। छात्रों को समझाने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ सर, आपकी इजाजत हो तो। जो बच्चा मान लो कभी कभी आपने कॉपी चेक करते समय देखा होगा कि बहुत ही परफेक्ट आंसर अगर कोई लिखता है तो कभी कभी हमको लगता है यार कि इसने नकल तो नहीं की है ना, क्योंकि दैट वो जो परफेक्टनेस आएगी ना वो सामने पुस्तक रखने से ही आएगी, until unless that boy or that girl is very genius. So this is what happens in the nature also. हम जो बनाते हैं हम नकल बनाते हैं, हम नकल कर रहे हैं और नकल करने में कहीं न कहीं बहुत ज्यादा परफेक्टनेस आ जाती है, वो नेचर में परफेक्टनेस नहीं रहती है। हेनरी एडम्स का एक टंग इन चीक असर्शन है सर, एनार्की इज द लॉ ऑफ नेचर एंड ऑर्डर इज द ड्रीम ऑफ मैन। तो नेचर का जो लॉ है वो एनार्की है, वो तो बना देता है, और आप इंसान की जो ख्वाब है वो ऑर्डर है। तो यहाँ पे इसने एनार्की बनाई, यहाँ हमने ऑर्डर बनाया, इसलिए ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल है। ये लो वेवलेंथ में देखिए, ये अल्ट्रावायलेट रेज में जो नेचुरल रूबी है उसका रिफ्लेक्टेंस जो है नेचुरल रूबी विद इट्स सिंथेटिक काउंटरपार्ट अंडर द अल्ट्रावायलेट लेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट। तो ये जो नेचुरल है इसकी रिफ्लेक्टेंस ही अपने को ज्यादा नहीं दिख रही है, जबकि ये सिंथेटिक है जो अभी आपको मैंने दिखाया था, यही सेम है। ये सैंपल, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये सेम सैंपल है, ये यहाँ रखा है। ये इसमें इसकी जो वो है अल्ट्रावायलेट लैंप पे इसका रिफ्लेक्टेंस से बहुत ज्यादा है और ब्राइट है। दैट ब्राइट इज बिकॉज ऑफ इट इज प्योरली मेड इन द नेचुरल क्रोमियम, इन द आर्टिफिशियल क्रोमियम एनवायरमेंट। और छात्रों को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब अपन बैंक में जाते हैं और वो जो नोट को कभी कभी उनने अगर ध्यान दिया होगा तो नकली नोट को देखने के लिए वो एक अल्ट्रावायलेट लैंप के अंदर ही नोट को ले जाता है, करेंसी को ले जाता है, नोट को। तो उसमें वो जो लाइन होती है सर वो क्रोमियम लाइन होती है, और वो क्रोमियम लाइन होने के कारण जब वो अल्ट्रावायलेट में उसको ले जाता है तो लाइन उसको रेड दिखने लगती है। तो वो बता सकता है कि वो नकली है या असली है, बाकी फैक्टर्स के अलावा बता रहा हूँ मैं, है ना। ये मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया था, ये भोपालपट्टनम का नेचुरल रूबी है इन नाइस। इसको भी अपन ने लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट रेज में देखा है। तो इसमें रूबी देखिए, ये रूबी दिख रहा है बीच में, ये सेम सैंपल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेम सैंपल है, इसी सैंपल का हमने उपयोग कराया था उसमें अल्ट्रावायलेट रेज। अब कुछ यहाँ पे ये जो स्लाइड है सर, ये बड़ी प्रैक्टिकल स्लाइड है। पुखराज जिसका चर्चा हम अभी कर रहे थे वो होता है येलो सफायर, और ट्रेडिशनली इट इज येलो सफायर, हार्डनेस इज 9, स्पेसिफिक प्योरिटी इज 3, कलर इज लाइट येलो, लस्टर इज विट्रियस, क्रिस्टल सिस्टम इज ट्राइगोनल। और जबकि टोपाज जो है, टोपाज जो मिनरल है जिसकी हार्डनेस 8 होती है मोर स्केल ऑफ हार्डनेस में, वो भी पीला होता है। ये अफ्रीकन टोपाज जिसका फोटोग्राफ लिया गया है, ये अफ्रीकन टोपाज है। ये भी मेरे पास यहाँ कहीं होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, या किसी दूसरे ट्रे में होगा तो थोड़ा समय लगेगा इसलिए। तो ये जो टोपाज है इसकी हार्डनेस 8 होती है। अकॉर्डिंग टू मिनरोलॉजी इट इज टू बी टोपाज, हार्डनेस 8, स्पेसिफिसिटी 3, कलर हनी येलो, लस्टर विट्रियस, क्रिस्टल सिस्टम ऑर्थोरोडिक। तो ये दोनों में फर्क कैसे करना है, ये दोनों में फर्क जो है, ये जो पुखराज है जिसको हम अंगूठी में पहनते हैं, ये येलो सफायर होता है, इसका पीलापन और इसके पीलेपन में बड़ा फर्क है। एक चीज मैं बता सकता हूँ, मैं मतलब बताना चाहता हूँ, मेरी हम्बल कमीशन, कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये साइंटिफिक प्रॉपर्टीज, ये हमको पढ़ना चाहिए, ये हमको मालूम होनी चाहिए, ये इसके आधार पर ही हम पहचान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जेमस्टोन का इतना खतरनाक बिजनेस है, इसमें आपका साइंस वहां पे काम नहीं आता। क्यों आता? क्योंकि जब आप दुकान में जाते हो आपको वो स्टोन दिखाता है, आपको वहीं पहचान में आ जाना चाहिए कि यार ये असली है कि नकली है। ये साइंस तो अभी डेवलप हुआ सर, पहले जो भी आज से
200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले भी बिजनेस होता था और रत्न बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। उस समय तो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। जैसे कि पहले में क्लिनिकल डायग्नोसिस से हम डॉक्टर के पास जाते थे, वो आपकी आंख की पलक देखता था, आपकी नाड़ी देखता था, आपका माथा देखता था, आपका चेहरा देखता था और आपको बता देता था कि आपको वात है कि पित्त है कि कफ है कि क्या बीमारी है। वो क्लिनिकल डायग्नोसिस थी और वो उसके कहाँ से आती थी, वो उसके नॉलेज से आती थी, वो उसके एक्सपीरियंस से आती। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, ये सारी प्रॉपर्टीज है, दिस इज टू डेवलप दैट इंटेलेक्ट विद इन यू। वो इंटेलेक्ट होना चाहिए। अब आपको दुकान में गए और आप ये नहीं कह सकते कि साहब अब मैं इसको थोड़ा टेस्ट कराता हूँ फिर मैं बताऊंगा कि असली है कि नकली है, मतलब दुकानदार नहीं कह सकता। तो दुकानदार को तो उसके पास कोई बेचना है तो उसको समझ जाना चाहिए कि असली है कि नकली है। ये कहाँ से आएगा? ये एक्सपीरियंस से आएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जेमोलॉजिस्ट का सबसे महंगा इंस्ट्रूमेंट उसकी आंख है। उसके आंख से गुजरते हुए हर चीज उसको पहचान में आ जानी चाहिए। तो वो आंख जो है वो उसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और आंख में वो जो इंटेलेक्ट है वो कहाँ से आता है? वो सारे इस इंस्ट्रूमेंट से और ज्ञान से और एक्सपीरियंस से आता है। तो वैसे एक और मिनरल है सिट्रीन, इसको येलो क्वार्ट्ज हम कहते हैं। इसको सुनेला कहा जाता है हिंदी में, सुनेला। ये सफेद ये येलो वैरायटी है क्वार्ट्ज की। हार्डनेस 7 क्वार्ट्ज की है, स्पेसिफिसिटी 2.56 क्वार्ट्ज की है, कलर येलो है। नाउअडेज ट्रीटेड smoky quartz are coming to the market, shows the variation in color in the single stone. लश्चर इसका विट्रियस है, क्रिस्टल सिस्टम इसका हेक्सागोनल है, क्वार्ट्ज है। तो ये भी पुखराज के नाम से कभी बिकता है। और सबसे बड़ी बात, सिंथेटिक स्टोन बिकते हैं, ये पुखराज के नाम पे बहुत बिकते हैं। इसको मार्का कहते हैं वो लोग जो जेम स्टोन का बिजनेस करते हैं, वो लोग इसको मार्का कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम है क्यूबिक जिरकोनिया। ये लैब में बनता है। दिस इज टोटली सिंथेटिक। ये दो चीजें हमने देखी, दे आर मिनरल्स, दे आर जेम्स, बट दे आर नॉट द पुखराज, बट दे आर सोल्ड इन द नेम ऑफ पुखराज, बट हियर इट इज टोटली सिंथेटिक and sold unethically in the market in the name of Pukhraj, can be differentiated on the basis of exceptionally high specific gravity 4। इसकी स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा होती है 4 लश्चर विट्रियस टू एडमेंटाइन। और इसका इतना ज्यादा लश्चर होता है विट्रियस होता है कि वो एडमेंटाइन की तरफ जाता है। मतलब इतना ज्यादा विट्रियस होता है कि इट गोज टुवर्ड्स एडमेंटाइन। और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सर, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बता सकता हूँ। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी में सब जगह बोल रहा हूँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो लैब में निकाली जाएगी ना, लेकिन जो जेमोलॉजिस्ट होता है या जो दुकान में जो रत्न बेचता है, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी का आइडिया होना चाहिए। जैसे वो क्या करेगा, वो पुखराज लेगा और वो ऐसे ऐसे करेगा हाथ में, इसको हेप्ट कहते हैं अंग्रेजी में। और इस हेप्ट से वो जानेगा कि इतना बड़ा पुखराज कितना भारी हो सकता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया ठीक है, आप लैब में जाके निकाल लीजिए, वो सही है, लेकिन आप कैसे करोगे? आप कहीं गए और आपने वहां पे आपको कोई बेचने वाला मिल गया और वहां पे ट्रेन में, और आपने बोला कि आपको पहचानना है, तो वहां कैसे निकालोगे? तो थोड़ा सा जेमोलॉजी में और जेम स्टोन में ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। छात्रों का ध्यान में एक इसी श्रेणी में दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रत्न सफायर, जिसको हम हिंदी में नीलम कहते हैं, उसके ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम मार्केट में नीलम देखते हैं, नीलम खरीदने जाते हैं, या नीलम जो प्रचलित है, वो जैसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम चर्चा कर चुके हैं, यह नीलम जो है ये कोरंडम ग्रुप का ही एक खनिज है, जिसका नीला कलर टाइटेनियम और आयरन की इम्प्योरिटी के कारण होता है, अशुद्धता के कारण होता है। लेकिन नीलम से मिलते जुलते जो रत्न बाजार में उपलब्ध है, वो एक है तंजेनाइट। तंजेनाइट का जैसे आप छात्रों ने अनुमान लगा ही लिया होगा कि इसका नाम तंजानिया से ऊपर से पड़ा हुआ है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी, बहुत वर्ल्ड विश्व स्तरीय पिक्चर थी, उसका नाम था टाइटेनिक। उस टाइटेनिक में वो जो ब्लू स्टोन पहना हुआ था, उसमें उन्होंने ब्लू डायमंड कहा था, बट इट वाज रियली अ तंजेनाइट। और उस फिल्म के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तंजेनाइट की कीमत अचानक बढ़ गई, और बहुत से रत्नों के व्यापारी ने उस फिल्म के बाद, तंजेनाइट की कीमत बढ़ने के बाद, उन्होंने उस तंजेनाइट पे बहुत, भारत के व्यापारियों ने बहुत बिजनेस किया। तो मैं यहाँ पे ये बात इसलिए बताना चाह रहा था छात्रों को कि रत्नों की कीमत जो है वो
किसी समय और काल के हिसाब से बदलती भी रहती है। ये हमको ध्यान देना चाहिए। वैसे भी कीमत जो होती है, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक्स पे जिनको नॉलेज है, वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बढ़ती है, तो सब डिमांड बढ़ गई उस फिल्म के कारण, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। उसमें दूसरा जो रत्न है, वो दूसरा रत्न है, कैन वी हैव दैट स्लाइड प्लीज सर? उसमें सर दैट स्लाइड इज, हाँ सर, स्लाइड विजिबल है आपके लिए? नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं दिख रही है। ये एक मिनट सर। जी सर। हाँ अब आ गई सर। तो इस टंजेनाइट को हम कैसे ब्लू सफायर से या सफायर से अलग कर पाएंगे, नीलम से अलग कर पाएंगे? यहाँ एक और चीज मैं छात्रों को बताना चाहता हूँ कि इसका जो हिंदी में नाम है वो नीलम है, और जैसा कि ये नीलम के नाम से ही विदित है, ये नीला है, इसलिए इसका नाम नीलम है। और जो अपने पहले डाइक्रोइक मिनरल एक देखा था, आयोलाइट या डाइक्रोइट, वो बस्तर का सैंपल था सर। कोंटा के पास एक जगह है नील मड़गू, और लोकल डायलेक्ट में नाम नील का मतलब नीला है और मड़गू का मतलब पहाड़ होता है। तो वहां पे वो मिलता था। देखिए, उन आदिवासी अंचल के लोगों ने उस जगह का नाम ही नील मड़गू रख दिया, नीला पहाड़। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नाम, कई चीज नाम से भी हमको पता चलती है। छात्रों को अगर विषयांतर न हो और आपकी अनुमति हो तो एक उदाहरण और बताना चाहूंगा। एक उत्तर प्रदेश में जगह है अमरोहा, जहां से कि कमाल अमरोही थे, बहुत फेमस। और अमरोहा का नाम, वहां की रोहू मछली और आम बड़े फेमस थे। तो आम और रोहू, अमरोहा उसका नाम ऐसा पड़ा। तो यहाँ पे एक बड़ी सुंदरता ये है हिंदी भाषा की। देखिए, हमने उसको नीलम कहा। और एक और बात बता सकता हूँ सर, नीलम जो है ये नीले के अलावा भी रंगों में आता है। तो वहां पे हमको फिपिक्स लगाना पड़ता है, पिंक नीलम, पिंक सफायर। अब अगर उसको हम हिंदी में बोलने जाएंगे तो लाल नीलम बड़ा उत्पटांग होगा। इसलिए वो जो नाम है पिंक सफायर, सफायर हमने हिंदी में यदि कहा तो वो नीलम मतलब नीला ही होना चाहिए। तो उसको टंजेनाइट से हम अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? इसकी हार्डनेस 6.5 बहुत कम है नीलम से, नॉन हार्डनेस से। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 3.35 थोड़ी सी कम है 4 से। इसका भी कलर पर्पल ब्लू होता है। इसके लस्टर विट्रियस होता है, विट्रियस दोनों के लस्टर होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है और इसके क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंस है। ये ऑर्थोरोम्बिक है। दूसरा रत्न इस श्रेणी में जो है मार्केट में आता है वो है एमेथिस्ट, जिसको हम जामुनिया कहते हैं। और यदि छात्र देख पा रहे हो तो ये मेरे हाथ में एमेथिस्ट का एक सैंपल है। ये जामुनी कलर का होता है। एक कभी कभी ये जामुनी कलर, इसका सबसे अच्छा जो एमेथिस्ट माना जाता है वो अफ्रीकन एमेथिस्ट माना जाता है, जो डार्क जामुनी कलर का होता है, गहरे जामुनी रंग का होता है। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा स्लाइटली नीले कलर का भी आ जाता है। जहां डिफरेंशिएट करना, जहां हमको उसको पहचानना मुश्किल होता है, तो वहां पर हमको नीलम से इसको पहचान सकते हैं। इसका सबसे अच्छा है इसकी स्पेसिफिक वैरायटी बहुत कम है, क्योंकि ये क्वार्ट्ज ग्रुप का मिनरल है। इसकी 2.656 से 2.6 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नीलम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कोरंडम की बहुत ज्यादा है। इसकी हार्डनेस बहुत कम है, इसकी हार्डनेस 8 है, उसकी हार्डनेस 9 है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। एक मैं सैंपल छात्रों को दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये परफेक्ट हेक्सागोनल क्रिस्टल है, ये नीलम का है। और ये छात्रों की उत्सुकता यदि हो तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे पीएचडी वर्क के दौरान ये बस्तर से कलेक्ट किया गया है। इसका मतलब है बस्तर में कहीं कहीं पे, और ये जहां से कलेक्ट किया गया है ये मद्देड़ और भोपालपट्टनम के बीच में एक जगह यापला करके थी, वहां का ये सैंपल है। तो बस्तर में नीलम भी कहीं पे मिलता है। और ये नीलम का सैंपल है। दूसरा जो नीलम का सैंपल है ये उड़ीसा का है। ये उड़ीसा का देखिए नीलम है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हमको बस्तर में वो भी मिलता है। चौथा स्टोन जो हम नीलम के नाम पे मार्केट में हम देख रहे थे, और मैंने अभी टंजेनाइट की स्टोरी आपको बताई। उसके अलावा एक है जो सिंथेटिक सफायर होता है, जिसको मार्का कहते हैं। जैसे हम पुखराज के संदर्भ में हमने देखा कि वो पीला क्यूबिक जिरकोनिया होता है, ये नीला क्यूबिक जिरकोनिया होता है। इसका कलर नीला होता है, हार्डनेस 7, स्पेसिफिसिटी 4, और कलर लाइट ब्लू, लस्टर विट्रियस। तो एक ये दिखाना चाहता हूं मैं, अगर छात्र इसमें इंटरेस्टेड, देखिए ये जो है ये है मार्का, ये है क्यूबिक जिरकोनिया नीले कलर का।
जो नीलम जैसा ही दिखता है, और इसको थोड़ा सा पहचानना, नीलम से डिफरेंशिएट करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये क्योंकि लैब में बनाया गया है तो लगभग वैसा ही बनाया जाता है जैसा नीलम दिखता है। तो ये नीले कलर के जो स्टोन है, जो नीलम के लगभग समरूप दिखते हैं लेकिन वो नीलम नहीं होते, उसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर जी, स्टूडेंट है। ये एक और बहुत सुंदर खनिज है आयोलाइट, इसका और भी नाम है डाइक्रोइट, क्वार्डियराइट, वाटर सफायर। दिस शोज द डाइक्रोइज्म इवन इन हैंड स्पेसिमेन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये हैंड स्पेसिमेन में ही डाइक्रोइज्म दिखा रहा है। हैंड स्पेसिमेन में मैं आपको ये मिनरल दिखा सकता हूँ, एक मिनट आप होल्ड करेंगे। जी सर। हाँ हेलो। जी हेलो। सर। हाँ, ये देखिए जो अभी आप पिक्चर देख रहे थे वो इस खनिज की है, ये मैंने स्वयं ली थी। एक खनिज है डाइक्रोइट। सर वो प्रेजेंटेशन आपका मेरे को दिख नहीं रहा है। जी जी, मैं सर अभी उसको ऑफ किया हूँ क्योंकि ओके। आप ये दिखाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उसको ऑफ किया। हाँ ठीक है, ठीक है। जी जी। तो कैन वी हैव दैट प्रेजेंटेशन? यस सर। हाँ ये देखिए, ये डाइक्रोइट है। यहाँ पे आप मेरे इसमें आप देख पा रहे होंगे, सेम मिनरल सेम। तो इसको डाइक्रोइट कहा जाता है। डाई मतलब डबल कलर, क्रोइट मतलब कलर। क्वार्डियराइट कहा जाता है, ये भी एक जेमोलॉजिस्ट के नाम पे क्वार्डियराइट कहा जाता है। इसको वाटर सफायर भी कहा जाता है। इट शोज द डाइक्रोइज्म इवन इन हैंड स्पेसिमेन। जो डाइक्रोइज्म आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, ये मिनरल तो हैंड स्पेसिमेन में दिखा देता है। तो जैसे ही आप टर्न करोगे 90 डिग्री, ये कलर छोड़ता है अपना, दूसरा कलर दिखा देता है। This is sold unethically in the name of sapphire and can be differentiated on the basis of color change on turning. ये जब सफायर नाम से बेचा जाता है, नीलम के नाम से बेचा जाता है, तो जैसे ही हम इसको टर्न करते हैं, यदि उसमें कलर डाइक्रोइज्म दिख रहा है हैंड स्पेसिमेन में, तो एक शक हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ये आयोलाइट तो नहीं है, ये कहीं डाइक्रोइट तो नहीं है, क्वार्डियराइट तो नहीं है, वाटर सफायर तो नहीं है। और एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं देशमुख सर यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जब घड़ी इजाद नहीं हुई थी, जब वॉचेस नहीं आती थी, तो जो नाविक होते थे, वो नाविक इस डाइक्रोइट, इस क्वार्डियराइट का या डाइक्रोइट का एक थिन सेक्शन बनाते थे और इसको अपने नाव पे लगा देते थे, अपने नाव पे। जैसे ही सूरज अपनी पोजीशन चेंज करता था, या तो हम अपने हाथ की पोजीशन चेंज करें या सूरज अपनी पोजीशन चेंज करे, जैसे ही सूरज अपनी पोजीशन चेंज करता था तो उसका कलर चेंज होता था। उनको टाइम का भान होता था कि अभी ये टाइम हो गया होगा, अभी 4 बजा होगा या 5 बजे, मतलब जो भी शाम हो गई होगी या सुबह हो गई होगी। तो इसको इस मिनरल को क्या कंपास कहा जाता है, नेविगेटर्स कंपास भी कहा जाता है ना। तो नेविगेटर्स कंपास भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको घड़ी के रूप में पहले यूज किया जाता था। जैसे जैसे सूरज पोजीशन चेंज करता था वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाता था। तो देखिए एक मिनरल के इतने सारे नाम है। मेरे ख्याल से सर अगर टाइम हो रहा हो तो अपन इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप देख लीजिए। सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बताइए। कि अभी ये ऑलमोस्ट जो अभी जितनी चीज़ें हैं, हाँ हम लोग आगे और भी जानना चाहेंगे जी। ये 2-3 स्लाइड्स जो और आप हम लोगों को दिखाना चाह रहे थे और भी इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देना चाह रहे थे, जी। वो हम लोग सीखना चाहेंगे। और उसके बाद उसके आगे जो वाला पार्ट है उसके लिए जिस दिन आपको सुविधा होगी हम पहले आपसे समय ले लेंगे और उसके बाद फिर उस दिन अपन उसके लिए प्लान कर लेंगे। तो अभी 2-3 स्लाइड अपन कंटिन्यू करें ऐसा? जी। अच्छा ठीक है। उसी श्रेणी में तीसरा मिनरल जो है वो है एमराल्ड का, जिसको
जिसको हम पन्ना कहते हैं। तो पन्ने में मैंने पहले भी बताया था एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये, है ना। और एल्यूमिनियम सिलिकेट में इसमें जो कलर होता है ग्रीन कलर, ये होता है क्रोमियम की इम्प्योरिटी का कलर। तो अपन ने पहले चर्चा की थी, क्रोमियम जहाँ पे रूबी में लाल कलर देता है, वही क्रोमियम पन्ना में हरा कलर देता है। इसकी हार्डनेस 7.5 होती है और इसका जो नाम है मिनरल का, इट इज बेसिकली बेरिल। बेरिल बच्चों ने किया होगा बेरिल नाम से वो परिचित होंगे। तो ये बेरिल की जेम वैरायटी है जो पन्ना कहलाती है। दिस इज 7.5, स्पेसिफिसिटी 2.71, कलर इज ग्रीन, लस्टर इज विट्रियस, रिफ्लेक्शन इज 1.5 to 1.58, क्रिस्टल सिस्टम इज हेक्सागोनल। और सबसे अच्छा पन्ना जो है वो जाम्बियन पन्ना माना जाता है। जाम्बिया से जो पन्ना आता है वो सबसे अच्छा पन्ना माना जाता है। इस पन्ने के नाम से कभी कभी पेरिडोट और डेमेंटॉइड गार्नेट ये दोनों दिखते हैं। तो गार्नेट तो क्यूबिक है, तो आप आइसोट्रोपिक में उसको डिस्टिंग्विश कर लीजिए, उसके ऊपर दो वो रख लीजिए पोलराइड ग्लासेस, तो आपको ब्लैक दिखने लगेगा, तो दैट इज डेमेंटॉइड गार्नेट। पेरिडोट ओलिव ग्रीन कलर का होता है और हार्डनेस 6.5 होती है, उसकी हार्डनेस 7.5 होती है। तो हार्डनेस में बहुत फर्क है, स्पेसिफिसिटी में बहुत फर्क है। पेरिडोट में थोड़ा सा भारी होता है, ब्रिटल होता है, लस्टर विट्रियस होती है। So this is how the emerald we can differentiate from the green stones, other green stones. अब ये मिनरल ये छत्तीसगढ़ में बड़ा किसी जमाने में बड़ा फेमस था, अलेक्जेंड्राइट। ये कलर चेंज करता है आर्टिफिशियल लाइट में और डे लाइट में। ये डे लाइट में थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन दिखता है और आर्टिफिशियल लाइट में ये रेड कलर, वाइन रेड दिखता है। वाइन जैसे रेड कलर की होती है वैसे वाइन रेड दिखता है। और इसका नाम अलेक्जेंड्राइट क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं एक जानकारी छात्रों को देना चाहता हूँ कि ये जिस दिन खोजा गया था उस दिन रशिया के जार अलेक्जेंडर का बर्थडे था और उनके बर्थडे पे खोजा गया था, इसलिए इसका नाम अलेक्जेंड्राइट रखा गया है। ये रशिया में पहली बार खोजा गया था और ये हमारे यहाँ पे देवभोग एरिया में भी खोजा गया है छत्तीसगढ़ में। और ये भी बड़ा महंगा स्टोन एक जमाने में था अलेक्जेंड्राइट। और इसकी क्वालिटी यही है कि ये लाइट चेंज करता है, डे लाइट में अलग कलर दिखाता है, कलर चेंज करता है, डे लाइट में अलग कलर दिखाता है, आर्टिफिशियल लाइट में, टंगस्टन लाइट में अलग कलर दिखाता है। दिस इज अ वैरायटी ऑफ, अपन पिछली स्लाइड में जाए सॉरी, दिस इज अ वैरायटी ऑफ This is a variety of chrysoberyl, और एक्चुअली अलेक्जेंडर देखा जाए तो ये क्राइसोबेरिल की एक वैरायटी है, नेम्ड आफ्टर द अलेक्जेंडर सेकंड, द ज़ार ऑफ रशिया, on whose birthday it was first discovered. The phenomena is attributed to the broad absorption gap in the direction of least and greatest refractive indices owing to the presence of chromium. यहाँ भी देखिए क्रोमियम का खेल है। इस क्रोमियम के कारण इसका लाइट चेंज होता है टंगस्टन लाइट में और डे लाइट में। It appears green in the daylight and turns reddish on the pinkish in the artificial light. The balance is so nice that the stone appears green in the daylight, but the reddish in the artificial light, in which the red end of the spectrum is relatively stronger. So this is all about what we were discussing about the gemstone. मेरे ख्याल से यहाँ पे अपन थोड़ा सेमी उसको वो दे देंगे। जी सर, है ना। और छात्रों को कुछ पूछना है तो मुझसे अभी आज के प्रेजेंटेशन में यदि वो कुछ जानना चाहते हैं तो मैं 5-10 मिनट अपन उसके लिए दे सकते हैं। तो इतनी रोचक जानकारी, इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में और इतने विद्वान व्यक्ति के द्वारा हम लोगों को मिली है, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है और इसके लिए हम सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी हमारे पास सर ने 5 मिनट का समय दिया है। हम में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और वैसे आप अपना माइक एक एक करके अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सर इजाजत है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा आंसर देने के पहले आपने जो एक प्रीफिक्स लगाया था विद्वान, उसको हटा के बोलूंगा। अरे नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है। नहीं। नाउ दे कैन गो अहेड, आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम रुपेश है। हाँ बोलिए। सर मैं क्लास
अपना नाम BSc बताएंगे, क्लास बताएंगे। क्लास BSc या MSc कहाँ पढ़ते हो? रुपेश कहाँ पढ़ते हो? बीएससी सर, बीएससी फर्स्ट ईयर। वेरी गुड बोलिए, आगे बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक हीरा है और एक हाँ, रूबी है, दोनों दोनों, आपकी आवाज नहीं आ रही। दोनों, रुपेश यू आर नॉट ऑडिबल। यस, नेक्स्ट। हीरा रहता है हाँ और एक रूबी रहता है, दोनों में हाँ, से कठोर कौन सा ज्यादा होता है सर? दोनों में क्या ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा कठोर हार्डनेस सर। आप बताइए, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो हीरा और रूबी में हार्डनेस। अभी मैंने रूबी का मिथोलॉजिकल नेम आपको बताया, क्या होता है मिथोलॉजिकली रूबी क्या होता है? कोरंडम होता है। और मोज स्केल ऑफ हार्डनेस में कोरंडम किस नंबर पे है? 9, वेरी गुड। और डायमंड किस नंबर पे है? 10, तो हार्ड कौन सा होगा? डायमंड। वेरी गुड। चलिए, आपका आंसर आपके साथियों ने दे दिया। आगे बताइए। सर हाँ, आपका नाम? मैं सावी बी सेकंड ईयर। हेलो हेलो, नाम? हेलो सर, मैं सावी BSc सेकंड ईयर से। वेरी गुड, आगे बताइए। सर जैसे हम लोग ज्वेलर्स में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हम्म, तो राशि वाले, तो फिर हम लोग नहीं पहचान सकते कि ये रियल है कि नहीं है करके। किस क्लास में पढ़ते हो आप? अभी सेकंड ईयर BSc। है ना, आप पहचानना चाहते हो हाँ। तो पहले आप MSc कर लीजिए, है ना। उसके बाद हम्म, आपको ईश्वर ने बहुत समय दिया है ना। अभी से एकदम पहचान देखिए, अभी से तो आप एकदम लास्ट सीढ़ी पे गए, जेम स्टोन में भी लास्ट सीढ़ी पे चले गए, पहचान कैसे सकते हैं? तो पहचानना कोई बहुत नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। अभी BSc सेकेंड ईयर में आप बोलोगे कि मैं जेम ज्वेलरी की दुकान में जाऊँ और फट 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 सब पहचान लूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट को, है ना। चलिए अगले, अगला सर माफ कीजिए, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। प्लीज। बेटा, सर जो आज हम लोगों के सामने इतनी बातें हमको समझा रहे हैं और ऐसे आसानी से समझा रहे हैं कि हम लोगों को समझ में आ जाए, हम लोगों के स्तर तक नीचे उतर के सर समझा रहे हैं, तो इसके लिए सर पिछले 25 से 30 सालों से इस विषय पर गहन अध्ययन कर रहे हैं और तब जाके आज सर इस स्थिति में है कि वो इतनी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग इतने सिंपल वे में और हमको एकदम हमारे को समझ में आ जाए इस तरीके से समझा पा रहे हैं। तो जो चीज़ सर ने कही उसका मतलब उसकी गंभीरता को आप लोग सोचिएगा कि ये अभ्यास और साधना, और उसमें उसके लिए उन्होंने मतलब अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में हम सर से जब अगली बार के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो सर से हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर ये इतना बढ़िया आपके पास रत्नों का कलेक्शन है, तो हर रत्न कुछ कहानी कहता है, तो वो उनसे जुड़ी हुई कहानियां जो आपका पर्सनल कलेक्शन है, कैसे ये आप तक पहुंचा या आप उस तक पहुंचे और उसके लिए कितने अथक आपने प्रयत्न किए हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, जिससे बच्चों को ये चीज़ जरूर समझ में आए कि ये इंस्टेंट कॉफी वाला मामला नहीं है। इस संदर्भ में मुझे एक शेर याद आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा जी। कि यूं ही नहीं चल के ये तर्जे सुखन आया है, यूं ही नहीं चल के ये तर्जे सुखन आया है, पाव दावे है बुजुर्गों के तब जाकर ये फन आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या शुक्रिया सर, इसका अर्थ हम सामान्य लोगों की सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में भी अगर आप थोड़ा सा उसका। यूं ही नहीं चलकर ये तर्जे सुखन आया है, मतलब सुखन कहते हैं साहित्य को या किसी प्रेजेंटेशन को। जी, तो ये जो है ये ऐसा ही चलकर नहीं आया है, बहुत आसानी से नहीं आया है। जी, यूं ही नहीं चलकर ये तर्ज मतलब पेश करना, तर्जे सुखन आया है, जी, पाव दाबे है बुजुर्गों के तब जाकर ये फन आया है। तो किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे आप गायकी करिए, चाहे आप कोई खेल खेलिए, चाहे आप लिखिए कुछ चीज को, उसमें साधना बहुत जरूरी होती है। जब आप साधना करेंगे, और BSc फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत अच्छा लगा, उस छात्रा ने मुझसे कहा कि सर हम दुकान में जाके कैसे पहचान सकते हैं।
उसकी उत्कंठा को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मेरा यही एक निवेदन था कि कोई भी उत्कंठा बगैर मेहनत के आपको प्रतिफल नहीं दे सकती। पहले हम यदि मेहनत करेंगे, एक वो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, फर्स्ट यू डिजर्व देन डिजायर, तो उसके लिए बीएससी सेकंड ईयर में हाँ जरूर आप आगे बढ़िए, आप बीएससी करिए, एमएससी करिए, उसके बाद उसको पढ़िए, उसके बाद आप मार्केट में जाइए तो आप कुछ भी पहचान सकते हैं, 10 फीट दूर से पहचान सकते हैं कि हाँ ये असली है या नकली है। तो ये इसलिए मैंने ये निवेदन किया था। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अगर आप अनुमति दें तो आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पूरे विभाग के सारे छात्रों की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी ऐसी जानकारी जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों को शायद सालों लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है, और उसकी इतनी बारीकियां आपने ये मुश्किल से 1 से सवा घंटे के समय में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी, उसके लिए हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और इस व्याख्यान श्रृंखला की अगली कड़ी आप जब इजाज़त देंगे तो हम लोग उसको ज़रूर आयोजित करना चाहेंगे। और आज अभी जो यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हैं सर, आज करीब 65 विद्यार्थी, और अभी कुछ विद्यार्थी आ जा पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो अभी फिलहाल यहाँ पर 62 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो 2 हम लोग अगर छोड़ दें तो 60 विद्यार्थी सर आपकी बात सुन रहे हैं और वो सीख रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बार बेटा जो लोग कंफर्टेबल हैं प्लीज अपना वीडियो कैमरा ऑन कर दें और अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं बताएं, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं ये बताएं। सावी साहू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अभिषेक प्रेमा सर, बीएससी सेकंड ईयर से। वेरी गुड, वेरी गुड सर। मैं कोका से एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड सर, मेरा नाम रमन वैष्णव है और मैं भी बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं भी कोका से एक्सेस कर रहा हूँ सर, भिलाई कोका। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ ऑल। गुड इवनिंग सर, मैं जया ज्योति बोल रही हूँ, मैं बेमेतरा जिला से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर, मैं ईशा देशमुख शिव पारस अटेंड कर रही हूँ सर, दुर्ग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर, मैं हितिका जेवरस का लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बहुत। और पहले भी आपका लेक्चर देखी थी सर, देशमुख सर जी के। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर, मैं माया देवी साहू, दुर्ग जेवरस सिरसा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं तुकाराम साहू। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, दिस इज टी कृतिक रेड्डी फ्रॉम भिलाई, फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, मैं मेनका साहू जेवरा सिरसा दुर्ग से बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय नेम इज सुतिका राजपूत, मैं दुर्ग से आपका लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट। तो सर जैसा आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो कि स्नातक विद्यार्थी हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, कुछ हमारे एमएससी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। और सर आपको जानकर खुशी होगी कि एक बीएससी फर्स्ट ईयर की बच्ची वो सुकमा से भी जुड़ी हुई थी। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, परंतु वो अभी शायद वो अभी हो सकता है शायद अभी नहीं है। ये सब लोगों को आपके सानिध्य का, भले ही वो वर्चुअल हो, पर उसका लाभ इनको मिल रहा है, ये हम सबका सौभाग्य है। और आज की इस इतनी सुंदर व्याख्यान माला की ये पहली कड़ी को हम लोग, अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पर इसको विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अपने विचार शेयर करने का मौका दिया, देखने का।
and I express my gratitude to all of you, and all the best to all the students present here and to them also who are not present here. भगवान आपको भला करे, आपको इष्ट प्राप्त हो. Very good night. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. 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 Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Okay.